हेलो फ्रेंड, सूरज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में हम साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र 1 को पढ़ेंगे और इसके पहले सोशल साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र 1 और मॉडल प्रश्न पत्र 2 पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात बता दें कि जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 48 ही रहेंगे, जिसमें से 40 को टिक आउट करना है। और पहले जो 21 और 22 में एग्जाम हुए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 80 थी, जिसमें से 40 टिक आउट करना था। लेकिन जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें 48 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, जिसमें से 40 को टिक आउट करना है। तो फ्रेंड चलिए हम मॉडल प्रश्न पत्र के पहले सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड हमारा पहला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो फ्रेंड बता दें कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। चलिए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो फिर बता दें कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे प्रदीप्ति वस्तु कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्ति वस्तु कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को समझा दें कि सूर्य एक प्रदीप्ति वस्तु है जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा 3 नंबर प्रश्न है। जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड बता दें कि जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के फोकस पर बनता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है वो 4 नंबर प्रश्न है। एक लेंस की क्षमता 10 डायप्टर है तो उसका नभ्यांतर होगा। तो फिर बता दे कि किसी भी लेंस की क्षमता को 10 डायप्टर दिया है तो उसका नभ्यांतर 0.1 होगा। तो फिर आइए हम इसको आप निकालने के लिए समझाते हैं। आइए हम इस जो 4 नंबर प्रश्न का एक लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है उसका नभ्यांतर होगा। तो फिर आइए हम इसको निकालेंगे, कैसे देखते हैं। तो फ्रेंड बता दें कि लेंस की क्षमता बराबर होता है, तो फ्रेंड क्षमता बराबर होता है 1/f। यहाँ पे हमें क्षमता दिया है 10 डायप्टर बराबर 1/f यानी फोकस दूरी। तो फ्रेंड हमारा मीटर में है और यहाँ हमें मीटर में ही पूछा है, तो चलिए हम इसको आगे हल करते हैं। इसलिए अब ये दिया कि क्षमता 1f या 10 मीटर बराबर 1f, तो f बराबर हो जाएगा हमारा 1/10, इसलिए f बराबर 0.1 मीटर, इसलिए इसका आंसर 0.1 होगा। तो फिर 4 का आंसर 0.1 होगा। हम लेंस की क्षमता निकालते हैं कि क्षमता बराबर 1/f यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/f फोकस दूरी, और 10 मीटर क्षमता दिया तो 10 मीटर बराबर 1/f यानी फोकस दूरी, और फिर f से इसको हल कर देंगे तो इसका हल करने के बाद 0.1 आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है जो 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो फिर बता दें कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। तो फिर छठा प्रश्न है, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो फिर बता दें कि किसी भी व्यक्ति के अगर आँख में अबिंदुकता होता है तो उसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि अबिंदुकता के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो 7 नंबर है कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्ववर्त किया गया है तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। तो फ्रेंड चलिए हम इसे बनाकर देखते हैं कि कैसे उसके आंसर निकलता है, कितना होता है, हम इसको हल करके देखते हैं। तो फिर हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है, चलिए हम 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्ववर्त किया गया है तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो फिर सबसे पहले लिखेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है 1/r बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो फ्रेंड इसमें हमारा R1 R2 और R3 दिया गया है। तो फ्रेंड R1 का मान 5, तो 1/5 प्लस R2 का मान 10 और R3 का मान 30 है। तो फ्रेंड इसमें R1 का मान 5, R2 का मान 10 और R3 का मान 30 दिया है। चलिए इसको आगे एलसीएम निकालते हैं। तो फ्रेंड इसका एलसीएम 30 होगा। तो फ्रेंड इसको 6 बचे 30, तो 6 प्लस 10 3 30, तो 3 प्लस 1। चलिए इसको हम आगे को हल करते हैं। तो इसका होगा 6 3 9 10/30, और हम यहाँ से ले लेंगे इसको 1/R बराबर 1/10। इसे हम इसको उलाट देंगे तो R बराबर 30/10, यानी 0 0 क्रॉस, तो 3 ओम होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा 3। तो फ्रेंड 7 नंबर प्रश्न का आंसर 3 होगा कि उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान 3 ओम होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है जो 8 नंबर प्रश्न है कि चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ते हैं कि हम देखते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को बना पाते हैं कि नहीं बनाएंगे। तो फिर हम इसका आंसर कमेंट करिएगा, तो इसको बनाकर आपको दे देंगे। चलो अगला प्रश्न है जो 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक हैं। तो फ्रेंड बता दे कि जो निम्नलिखित पदार्थ दिया है उसमें एल्युमिनियम चालक पदार्थ है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, तो एल्युमिनियम, क्योंकि अभ्रक, कांच और चीनी मिट्टी सभी अचालक पदार्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो फ्रेंड बता दे कि किसी भी तार को लंबाई खींचकर दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा कि लंबाई को खींचकर दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर की दिशा आधारित है। तो फ्रेंड बता दे कि विद्युत मोटर की दिशा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि विद्युत मोटर की दिशा उसके चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। हमारा अगला प्रश्न है जो 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो फ्रेंड बता दे कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। अगर रूप में कहता है तो एलपीजी होता है और कोयला ये सब होता है, लेकिन नहीं किया जाता है। तो फिर बता दे कि सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो चलिए हम इसको हल करके देखते हैं। तो फ्रेंड जो हमें दिया है कि 2 डायप्टर, तो सबसे पहले हम क्षमता यानी क्षमता पूछ रहा है कि क्षमता को हम पी से सूचित करते हैं। क्षमता P बराबर 1/F, इसका फॉर्मूला आता है क्षमता निकालने के लिए। तो फिर क्षमता का मान 2 दे दिया है और यहाँ पे 1/F, यानी F बराबर 1/2। यहाँ पे F का मान 1/2 हो जाएगा, चूँकि यह मीटर में है। चलो हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो F बराबर 1/2 गुणे 100 से गुना करेंगे तो यह मीटर से सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे 50 गुना 100, इसलिए F बराबर 50 सेंटीमीटर में होगा। F का मान 50 सेंटीमीटर आया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड बता दें हमारा अगला प्रश्न है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड बता दें कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर जो 16 नंबर प्रश्न है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो फ्रेंड बता दें कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की कम से कम
15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होनी चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो 17वां प्रश्न है। निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंध नहीं है? तो फ्रेंड यह जो हमारा प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंध नहीं है, तो आइए हम देखते हैं। इसमें जो डी नंबर ऑप्शन दिया है इसमें द्विबंध नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। NH4 में द्विबंध नहीं है। आइए हम इसको समझाते हैं कि कैसे यह द्विबंध नहीं है। तो इसका जो NH4 दिया है वह इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जो इसको N से चारों से एक ही संयोजक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें द्विबंध नहीं है। चलो अगला प्रश्न है जो 18 नंबर है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। तो फिर बता दें कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है। तो फिर इसका कंडीशन सी होगा कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न बताया कि रासायनिक समीकरण SnCl2 + Cl2 एरो में क्या है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ये होगा SnCl2 का ऑक्सीकरण। तो फिर इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि रासायनिक समीकरण SnCl2 + Cl2 एरो SnCl4 में SnCl2 का ऑक्सीकारक है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर, जो हमारा 20 नंबर प्रश्न है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो फिर बता दें कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे रेटिना कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि रेटिना। चलिए फिर बढ़ते अपने अगला प्रश्न 21 नंबर की ओर। तो फ्रेंड 21 नंबर प्रश्न पूछता है कि पोटासियम होता है। तो फ्रेंड बता दें कि पोटासियम एक द्विक्लोमर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि पोटासियम एक द्विक्लोमर होता है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल नंबर कौन है? तो फिर बता दें कि NaCl सबसे प्रबल नंबर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल नंबर NaCl है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो अगला प्रश्न है वो 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो फ्रेंड बता दें कि जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो वह शकरकंद नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि गंधीय सूचक शकरकंद नहीं है। बढ़ते अपना अगला प्रश्न जो 24 नंबर प्रश्न है। लोहे की परमाणु संख्या होती है। तो फिर बता दें कि लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो फ्रेंड बता दें कि जो हमारा 25 नंबर प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में सबसे अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है, तो वह फ्लोरीन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि सबसे हाइड्रोजन में अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। चलो बहुत अपना अगला प्रश्न की ओर, जो 26 नंबर प्रश्न है। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड बता दें कि समूह 17 के तत्व जो हाइड्रोजन ग्रुप कहलाते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि समूह 17 के तत्व हाइड्रोजन ग्रुप कहलाते हैं। तो फिर अगला प्रश्न है जो 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो फ्रेंड बता दे कि जो यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो वह होगा पेट्रोल का जलना। इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए दिया है जल का उबलना। तो फिर बता दें कि जल को उबाल कर वाष्प बनता है और वाष्प से फिर जल बन जाता है। मोम का पिघलना, मोम पिघल कर पानी की तरह तरल बन जाता है और फिर जमकर वह मोम के रूप में आ जाता है, लेकिन जो पेट्रोल जल जाता है वह तो पुनः पेट्रोल के रूप में नहीं आता है, इसलिए यह दहन अभिक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है 28 नंबर, सिलिका क्या है? तो फिर बता दे कि सिलिका एक उपधातु है। इसके करेक्ट आंसर सी होगा कि सिलिका एक उपधातु है। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 29 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। तो फिर बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है, या आवर्तों की संख्या पूछे तो वो भी 7 ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न जो हमारे पास 30 नंबर है कि
डैश OH डैश का क्रियाशील मूलक है। तो फ्रेंड बता दे कि यह एक क्रियाशील मूलक अल्कोहल का है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि जो क्रियाशील मूलक दिया है यह एक अल्कोहल समूह का है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। तो फ्रेंड बता दे कि एल्डिहाइड समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1 CHO होता है। तो फ्रेंड इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+1 CHO होता है। बढ़ता है अगला सवाल की ओर। जो अगला सवाल है वो 32 नंबर है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो फ्रेंड बता दे कि जो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को कहा जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। चलिए बढ़ता है अगले सवाल की जो 33 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड बता दे कि जिस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है उसको हम CaOH ट्वाइस लिख रहे हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि CaOH ट्वाइस का प्रयोग करके दीवारों को सफेदी करने के उपयोग में लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो फिर बता दें कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है। तो फिर इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर जो 35 नंबर प्रश्न है। तो फिर 35 नंबर प्रश्न कहता है कि रेजिन किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है। तो फ्रेंड बता दे कि रेजिन चीड़ पौधा का एक उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि रेजिन चीड़ पौधा का एक उत्सर्जित पदार्थ है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर जो 36 नंबर प्रश्न है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कता है। तो फ्रेंड बता दें कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो 37 नंबर प्रश्न है। वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है। तो फ्रेंड बता दें कि जो हमारा प्रश्न पूछता है कि वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है। तो फ्रेंड लसिका के माध्यम से होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि वसा का वहन लसिका के माध्यम से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर जो 38 नंबर प्रश्न है। कवक में पोषण कौन सी विधि है। तो फिर बता दें कि कवक में पोषण मृतजीवी विधि है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि कवक में पोषण एक मृतजीवी विधि है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर जो 39 नंबर प्रश्न है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो फ्रेंड बता दें कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर जो 40 नंबर प्रश्न है। एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि का घटक है। तो फ्रेंड जो पादप हार्मोन पौधे में वृद्धि का घटक है वही इस 40 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। तो फ्रेंड बता दे कि एथिलीन जो है वह पौधों में वृद्धि का घटक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि एथिलीन पौधों में वृद्धि का घटक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह 41 नंबर है। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड बता दें कि न्यूरॉन के सबसे छोटे तंतु को डेंड्राइट कहा जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि न्यूरॉन के सबसे छोटे तंतु को डेंड्राइट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में कौन बाह्य निषेचन करता है। तो फ्रेंड बता दें कि जो ऑप्शन दिया है गाय कुत्ता मनुष्य। तो इसमें मेढक जो ऑप्शन ए है वही बाह्य निषेचन करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि मेढक होता है जो बाह्य निषेचन करता है। चलिए अब बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर जो 43 नंबर प्रश्न है। एड्स किसके कारण होता है। तो फ्रेंड बता दें कि एड्स विषाणु के कारण होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि एड्स विषाणु के कारण होता है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वो 44 नंबर है। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो फ्रेंड बता दें कि स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि स्त्रियों में XX लिंग सूत्र गुण पाया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर जो हमारा प्रश्न 45 नंबर है। कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है।
तो फ्रेंड जो हमारा 45 नंबर प्रश्न पूछता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड बता दें कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। तो फ्रेंड जो 46 नंबर प्रश्न पूछता है कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो फ्रेंड ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो फ्रेंड जो हमारे 27 नंबर प्रश्न पूछता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो फ्रेंड बता दें कि यह अनुमस्तिष्क करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि अनुमस्तिष्क ही है जो शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो हमारा 48 नंबर प्रश्न है और आज के इस मॉडल पेपर तक का लास्ट प्रश्न है। तो फ्रेंड अगला प्रश्न कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो फ्रेंड बता दें कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो फ्रेंड अगर साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र 1 का अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि इसका सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए साइंस के सेकंड मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।